हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो रेलवे का ग्रुप डी का साइंस का जो सीरीज हमारा चल रहा था उसका आज 99 सेट में 9वां सेट है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं आज कौन सा सेट का वो हम लोग देखें 22 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट हम लोग करने वाले हैं। तो हमारा 17 अगस्त और 18 अगस्त और 22 अगस्त, इसका 17 अगस्त का तीनों शिफ्ट हो गया है, 18 अगस्त का तीनों शिफ्ट हो गया है और उसके बाद आपका 22 अगस्त का 2 शिफ्ट हो गया है। आज हमारा होने वाला है तीसरा शिफ्ट। तो तीसरा शिफ्ट आज हमारा होने वाला है थर्ड शिफ्ट। तो थर्ड शिफ्ट आप करें और इससे पहले का अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस सेट के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेट, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन विथ एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो सवाल जो हमारा आज का पहला है और जो सेट में हमारा वहाँ 8वां सवाल था, तो ये जो आज पहला सवाल है वो क्या है वो हम लोग गौर करें। सवाल कहता है कि एथनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो एथनॉल क्या होता है? एथनॉल आपका होता है C2H5OH और एथेनोइक अम्ल क्या होता है? तो CH3COOH। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल को किस में बदला जा रहा है? तो अल्कोहल को एसिड में बदला जा रहा है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वही पूछा गया है। दहन, योगज, ऑक्सीकरण या प्रतिस्थापन। तो इसमें आखिर क्या हुआ होगा? तो गौर कीजिएगा यहाँ क्या जुड़ गया है, एक ऑक्सीजन जुड़ गया है और ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। इस आधार पर हमारा होना चाहिए ऑक्सीकरण, लेकिन चलिए देखते हैं कि रेलवे का आंसर इसका क्या है। तो सही जवाब इसका है ऑक्सीकरण, जो कि हमारा सही था। इसका मतलब एथनॉल को एथेनोइक अम्ल में बनाने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी ऑक्सीजन जुड़ने का भी क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। दहन भी एक ऑक्सीकरण है, लेकिन यहाँ दहन नहीं हो रहा था। अगला प्रश्न, मानव नरों में विरेचन उदर गुहा के बाहर विरेचन कोष नामक थैली में क्यों स्थित होता है? तो मानव का जो नर मेल में विरेचन जो होता है वो शरीर के बाहर थोड़ा सा होता है। क्यों होता है? यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। इन्हें रक्त वाहिकाओं द्वारा शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक प्रचुर आपूर्ति प्रदान की जाती है। यह शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है। यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर की तुलना में निम्न दाब बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका क्या कारण है वो हम लोग तलाशें। तो सही कारण आपको दिख गया होगा। सही कारण क्या है कि जो इंसान जो होता है उसका बॉडी टेम्परेचर आपका क्या है? तो उसका बॉडी टेम्परेचर आपका 37 है और जो शुक्राणु निर्माण होता है वो आपका 37 डिग्री में नहीं होता है, बल्कि यह आपका 34-35 डिग्री में आपका होता है। अब बात यह है कि बॉडी में तो आपका नहीं बन पाएगा, इसीलिए यह बॉडी के थोड़ा सा बाहर होता है ताकि इसमें 2-3 डिग्री कम तापमान निम्नतम तापमान बने रहे और शुक्राणु निर्माण होता रहे। यही इसका यह कारण है। अगला प्रश्न, दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कौन कार्य करता है? अपचायक के रूप में तो देखते हैं, Fe2O3 है और 3 कार्बन डाइऑक्साइड है और 2Fe और 3CO। और यहाँ कौन अपचायक है? तो सबसे पहले हम लोग को अभिक्रिया को समझना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर इसका क्या देता है। आंसर आपका दिया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका कैसे दिया है, अपचायक ये क्यों है, ये आपको बताएं। देखिए, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। कोई भी अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होगा और जिसका अवकरण होगा वो उपचायक होगा। तो यहाँ अपचायक पूछा हुआ है। अब देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड में क्या जुड़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड में आपका ऑक्सीजन जुड़ा है। इसका मतलब इसका क्या हुआ है? इसका हुआ है आपका ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? वो होता है अपचायक। और उसके बाद इससे क्या निकला है? तो इससे निकला है ऑक्सीजन, यानी इसका क्या हुआ है? तो इसका हुआ है अवकरण। ऑक्सीजन का निकलना अवकरण कहलाता है और जिसका अवकरण हुआ है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उपचायक। तो ये थोड़ा सा नाम उल्टा हो जाता है आपका। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो उपचायक नहीं है, वो अपचायक है। तो इसीलिए आपका जवाब क्या है? इसीलिए आपका जवाब CO है। ये एक्सप्लेनेशन को आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं, लेकिन इससे आप गलती ना करें, बहुत बेहतर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुणों का सही क्रम क्या है? तो धात्विक गुण का क्रम आपसे पूछा हुआ है। NaMg CsBa CsBa NaMg MgNa BaCs BaCs MgBa MgNa। तो देखते हैं इसका सही क्रम क्या है। कारण तो आपको बताया ही जाएगा। इसका जो सही क्रम है वो आपका है Mg Na Ba और Cs। इसका कारण बताएं। धात्विक गुण आपका साइज पर निर्भर करता है। साइज आपका जैसे बढ़ता है, जैसे आपका Mg का साइज
से आपका Mg का साइज, Na का साइज, Ba का साइज, Cs का साइज आपका बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि Mg और Na जो है आपका इसका तो बात अलग है, लेकिन Ba में आपका ज़्यादा कक्षा है इसलिए, और Cs में और ज़्यादा कक्षा है इसलिए। और जब कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉन के छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और बाहरी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तभी कोई भी मेटल धन आयन बनाएगा, और धन आयन बनाने वाले को ही धातु कहते हैं। जितना जल्दी कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे उतना अच्छा धातु कहते हैं। इस वजह से ही यहाँ का धात्विक गुण आपका साइज के हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आता है, यानी ये साइज के हिसाब से जाएगा। इन साइज और बाकी धात्विक गुण, बाकी अन्य गुणों के लिए हमें जरूर एक बार पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करना चाहिए। कभी मौका मिले हम लोग जरूर करेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आज का है 6ठा, यहाँ 25वां सवाल दिखा रहा है। सवाल क्या है वो हम लोग देखते हैं। सवाल है, संसाधनों की संधारणीयता के लिए इनमें से कौन सा प्रयास उपयोगी होंगे? यानी संसाधनों को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए कौन सा प्रयास जरूरी है? जरूरत ना होने पर, आवश्यकता ना होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना, जल संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाना, वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का प्रयोग करना, स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय कार का प्रयोग करना। तो देखिए, लास्ट वाला छोड़ के तो बाकी सब ही लग रहा है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि इसका जवाब क्या कह रहा है। ए, सी और डी कहता है। ए, सी और डी, ए, सी और डी। कार का उपयोग करेंगे वो तो गलत है। अच्छा, बी जो है, बी हम लोग मिस्टेक की, सीढ़ी की जगह लिफ्ट, लिफ्ट के जगह सीढ़ी होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। लिफ्ट के जगह में क्या सीढ़ी का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि सीढ़ी की जगह में लिफ्ट का इस्तेमाल। और स्कूल जाने के लिए साइकिल की बजाय कार का उपयोग करना, ये कहाँ से पर्यावरण हितैषी कदम हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाकी आपके पंखे यूज होने पर बंद कर देंगे, नलों की मरम्मत करेंगे, वस्तु का संग्रहण के लिए कंटेनर का उपयोग करेंगे, ये सभी सही है। अगला प्रश्न, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की प्रमुख विशेषताओं, कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत का चयन कीजिए। कोशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती है। लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमने में सहायक होते हैं। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। क्या है इसका सही जवाब, वो हम लोग देखें। सही जवाब क्या है? उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। ये आपका गलत है। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण नहीं होता, बल्कि इसका कारण कुछ और है। ये उच्च रक्तचाप की जो घटना होती है, यह आपके जो नसों में खून के मात्रा से ज़्यादा बहाव के कारण होती है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। सवाल कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। तो दोनों सही, दोनों गलत, एक सही, दो गलत। क्या सही क्या गलत आपको बताना है। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, सबसे पहले आपको बताएं। आयनों के आदान प्रदान से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपका NaCl, नमक इसका उदाहरण है। आप नमक को सोचकर आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब नमक का क्या गुण है? दाब आरोपित करने पर टूट जाते हैं, और गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। जल्दी गल जाता है क्या, ये जल्दी उबल जाता है क्या, आप खुद सोचिए। तो चलिए, इसका जवाब आपके सवाल से मैच करता है कि नहीं, देखिए। यही आपका दूसरा वाला गलत था। ये जल्दी आपका गलता नहीं है, जल्दी आपका पिघलता नहीं है, और जल्दी उबलता भी नहीं है। हाँ, दाब लगाने पर टूट जाता है। इसका मतलब कथन 1 आपका सही है, कथन 2 आपका गलत है, और इसीलिए आपका ये जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? वाष्पोत्सर्जन, विसरण संग्रहण, केवल विसरण संग्रहण, केवल वाष्पोत्सर्जन संग्रहण, वाष्पोत्सर्जन और विसरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो चलिए तलाश करते हैं। सही जवाब आपका है पौधों में जो उत्सर्जन के तरीके, वाष्पोत्सर्जन जिससे पौधों में जल की हानि होती है, विसरण जिससे पौधे के तने इत्यादि से आपका जल जो है कोशिका से बाहर निकलता है, और संग्रहण जिससे वो पौधे जमा करते हैं अपने अपशिष्ट पदार्थों को, जैसे गोंद इत्यादि, वो इन सभी को जमा करके पौधे अपने शरीर से बाहर करते हैं। तो यह तीनों तरीका जो है, यह आपका पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीके हैं। अगला प्रश्न आपका न्यूमेरिकल है प्रकाश चित्र से। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु दूरी ज्ञात कीजिए।
तो इस सवाल को तो हमें हल करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका क्या है, -30। और चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। हल करने पर बहुत सारी बारीकी का अध्ययन से हम लोग को ये करना पड़ेगा। जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो उसकी फोकस दूरी f जो होता है वो पहले माइनस की प्लस वो हम लोग को देखना है। तो अवतल दर्पण का होता है माइनस, यानी -20 सेंटीमीटर। और वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी अगर बनता है दर्पण में, यानी जिधर आपका वस्तु है उधर ही बन रहा है, इसका मतलब भी आपका क्या है, तो भी आपका है -60 सेंटीमीटर। और u तो आपका पक्का जो भी आएगा वो माइनस में ही आएगा, तो u आपको निकालना है, यानी वस्तु दूरी निकालना है। दर्पण सूत्र आपका क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। आपको u निकालना है, तो 1/u = 1/f - 1/v। अब देखिए 1/f के जगह में आप रख देंगे 1/-20 माइनस 1/v की जगह में 1/-60। अब ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 1/60 - 1/20। आप इसे हल करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुना कर दीजिए तो आपका बराबर हो गया 1/60 और 3/60। अब आपको लसा मसा की जरूरत नहीं है, 3 में 2 आप 3 में 1 आपका 2 बचा, नीचे आपका 60, 2 एका 2 और 2 तीसे 60, और ये आपका माइनस में है। अब बताइए 1/30 आपका किस में बचा है, माइनस में, वो आपका 1/u है। तो u का मान कितना आ गया, u का मान आ गया आपका -30। वही आपका सही जवाब है। एक बार और आप देख लें, आपको समझ में जरूर आ जाएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43। सवाल है 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए जलाया जाता है, तो 10 दिनों में व्यय ऊर्जा का किलोवाट में ज्ञात करना है। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल है, इसे भी आपको हल करना पड़ेगा। इसका जवाब चलिए देख लें। जवाब आपका क्या है, जवाब आपका 120 है। अब सवाल यह है कि 120 आया कैसे है, तो चलिए हल करते हैं। तो इसे अगर हम लोग हल करें तो क्या होता है आपका ऊर्जा बराबर, तो जो आपका E बराबर होता है वो आपका होता है PT, यानी पावर इंटू टाइम होता है आपका ऊर्जा बराबर। तो देखिए पावर आपका कितना है, पावर आपका है 1000 रेटिंग इलेक्ट्रिक हीटर का, और 2000 वाट जो आपका किसका है, वो आपका इलेक्ट्रिक गीजर का। आप चला कितना देर रहे हैं, 4 घंटा। कितना दिन तक चला रहे हैं, 10 दिन तक। तो ये आपका किस में निकलेगा, देखिए ये आपका है वाट में, इसका मतलब आपका निकलेगा वाट आवर में। किसमें निकलेगा, तो वाट आवर में निकलेगा। अगर आप किलोवाट आवर में निकालना चाहते हैं तो इसे आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए लास्ट में डिवाइड करेंगे, 2000 और 1000 आपका कितना हो गया, तो आपका हो गया 3000, और 4 दहाई आपका हो गया 40। इसे आप 1000 से डिवाइड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, KWH, यानी किलोवाट आवर में आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों का आप काट दीजिए, 4 तिया 12, 120 KWH आपका यही है आपका जवाब, जो कि आप निकाल रहे थे। ऊर्जा की मात्रा 10 दिन में कितनी ऊर्जा क्षय हुई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल आपका है, नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। यहाँ आपको परिपथ की कुल धारा ज्ञात करनी है। तो कुल धारा देखिए, आपका सवाल समझ लीजिए, 2 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, 4 वोल्ट का आपका सप्लाई है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो आपका रेलवे के द्वारा दिया हुआ आंसर की है उसमें आपका दिया हुआ है 1 ओम। तो 1 ओम आखिर कैसे, वो चलिए देख लेते। 1 ओम आई थिंक बहुत ज़्यादा इसमें पेचीदा सवाल भी नहीं है। देखिए आपका ये R1 है, ये आपका R2 है। जब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका दोनों प्रतिरोध सिंगल प्रतिरोध का काम करेंगे। तो सिंगल प्रतिरोध का जब काम करेंगे, यानी दोनों को जोड़ने के बाद, तो ये श्रेणी क्रम में आपका R1 + R2 आपका जुड़ जाएगा। इसका मतलब 2 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो गया आपका कितना ओम, 4 ओम। और कितना वोल्ट है आपका, तो यहाँ 4 वोल्ट है। अब देखिए ये आपका R है प्रतिरोध, ये आपका V है 4 वोल्ट। अब ओम का नियम कहता है V = IR, तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो V का मान जो है आपका, तो V का मान आपका क्या है, 4 वोल्ट, और R का मान क्या है, तो 4 ओम। अब 4 4 कटा तो आपका कितना आया, तो 1। तो I का मान कितना आ गया, तो 1 एम्पियर आपका सही जवाब है, 1 एम्पियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 है, इस सेट का क्वेश्चन नंबर 13वां है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। वाशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से बनता है। यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील पदार्थों का निर्माण करता है और बाद में जिससे धो दिया जाता है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या है, कौन सा सही है, देखते हैं। दोनों कथन सही है। इसका मतलब ये हुआ कि वाशिंग सोडा जो आपका क्या होता है, Na2CO3 10H2O। यह बनता किससे है, सोडियम क्लोराइड से इसका निर्माण किया जाता है। यह बात सही है। और यह गंदगी को सफाई करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों कथन आपका क्या हुआ, सही हुआ। अगला सवाल न्यूमेरिकल है, प्रकाश पाठ से। सवाल कहता है कि एक उत्तल लेंस को लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर
रखी गई वस्तु के लिए आवर्धन -3 प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब दूरी सही चिन्ह के साथ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आपका लेंस के लिए कहता है और यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका जवाब क्या दिया हुआ है? जवाब आपका दिया हुआ है 4.5 मीटर। तो हम लोग हल करते हैं इसको बारीकी से और कैसे आया है आंसर पता लगाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो लेंस का आवर्धन जो होता है वो आपका होता है v/u, और यहाँ जो वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी होती है आपका u, 1.5 मीटर की दूरी पर रखी गई है, वो हमेशा होती है माइनस में, तो आपका इतना हो गया। और m आपका कितना है? तो m आपका है -3। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है v। तो चलिए इस सूत्र में आप अपने मान को रखें। अब देखिए m का जगह में क्या रख देंगे आप? -3, और उसके बाद आप v की जगह में रख देंगे v, और जो u है u की जगह में आप क्या रख देंगे? तो -1.5। अब v का मान क्या होगा? आपका -3 गुना -1.5 गुना होगा। अब देखिए 15 × 45 यानी 4.5, माइनस माइनस आपका क्या हो गया? प्लस। तो v का मान आपका क्या हुआ? +4.5, जो कि हमारा सही जवाब है, आपने देखा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा त्रिक डॉबेराइनर का त्रिक नहीं है? यह सवाल बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो कौन सा डॉबेराइनर का त्रिक नहीं है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, या NPSB, या ClBrI यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो बस यह फैक्चुअल सवाल है, इसे आपको जानना पड़ेगा। तो यह आपका केवल 3 जो है ये आपका नहीं है, बाकी चारों के चारों आपका है, यानी तीनों के तीनों है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका डॉबेराइनर का ट्रेड है। उसके बाद ये आपका डॉबेराइनर का ट्रेड है, और फिर ये भी आपका डॉबेराइनर का ट्रेड है। डॉबेराइनर का ट्रेड का मतलब है कि किनारे किनारे दोनों का वजन को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो बीच वाला का वजन पकड़ेगा। वही है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था डॉबेराइनर का ट्रेड। अगला प्रश्न, एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए हुए बिंदु पर अभिसारित करता है। दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर अभिसारित करता है। अभिसारित मतलब किरणों को जमा करता है। अपसारित होता है तो किरणों को फैलाता है। तो अब बताइए किरणों को जमा करने वाला क्या होगा? अवतल होगा, फोकस दूरी धनात्मक होगा, अभिसरण बिंदु मुख्य फोकस होगा। अब सवाल है कि कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो सवाल का जो आंसर है वो आपका ए और सी दोनों है, यानी ए और सी दोनों है। अब देखते हैं इसका क्या कारण है। देखिए किरणों को जमा कर रहा है, इसका मतलब यह आपका अवतल है। अब पता लगाते हैं, यह अवतल है, ऐसे आपका इसका मुख्य अक्ष हुआ। अब मान के चलिए कि ऐसे प्रकाश की किरणें बहुत सारी आ रही हैं, और जहाँ पर किरण जमा होगा वो होगा इसका कौन सा बिंदु? तो वो होगा इसका फोकस बिंदु। तो ये हुआ आपका फोकस। तो देखिए यह दर्पण आपका अवतल है, यह तो समझ में आ गया, और यह बिंदु भी फोकस है, ये भी समझ में आ गया। अब जीरो के इधर क्या होता है? जीरो के इधर माइनस, जीरो के इधर प्लस। इसका मतलब इसका फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसके जगह में क्या होना चाहिए? तो ऋणात्मक होना चाहिए। क्यों ऋणात्मक है ये आपको समझ में आ गया। अगला सवाल, ZnOC का रिएक्शन होने के बाद Zn और CO जो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें क्या होता है? ZnO अपचयित होकर Zn का निर्माण करता है, या Zn रेडॉक्स से नहीं गुजरता है, या ZnO ऑक्सीकृत होकर Zn का निर्माण करता है, या कार्बन अपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इसमें आखिर होता क्या है, ये सवाल पूछा गया है। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये तो बात पूरा सही है। अब देखिए यहाँ Zn बना रहा है, इसका मतलब इसका अवकरण हो रहा है, और अवकरण को हम लोग अपचयन भी कहते हैं, और उपचयन बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण को। और कार्बन यहाँ ऑक्सीकृत हो रहा है, अपचयित नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका पहला वाला सही है। कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है और जिंक अपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित और जिंक अपचयित। और उपचयित अपचयित का 2 नाम और, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए जो आपका ऑक्सीकरण होगा उसे ही हम लोग कहते हैं उपचयन, और जो आपका अवकरण होगा उसे ही हम लोग कहते हैं अपचयन। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला सवाल, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाते हैं तो कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है, और जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है? विभवांतर बढ़ता है, कम होता है, समान रहता है धारा, या विभवांतर समान रहता है? तो उत्पन्न तो होता है, लेकिन जब गति हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो होता क्या है कि वोल्टेज आपका बढ़ जाता है। यानी जब आपका ये कॉइल है और कॉइल के पास हम लोग लाए चुंबक को,
तो चुंबक के लाने पर इस कॉइल में आपका क्या हुआ, तो इस कॉइल में आपका वोल्टेज उत्पन्न हुआ। लेकिन कॉइल का गति को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो इस वोल्टेज की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही है आपसे सवाल। कुपिका या एल्वियोली की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है जो फेफड़े में होते हैं, गलत का चयन कीजिए। इनमें रक्तवाहिकाओं का एक विस्तृत जाल होता है, ये अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं, इनकी सतह क्षेत्रफल बड़ा होता है, इनकी भित्तियां पतली होती हैं। तो इसके बारे में क्या गलत है वो आपको बताना है। तो इस यह उंगुलीनुमा संरचना नहीं होती। उंगुलीनुमा संरचना तो होती है विलाई, जो कि आपका पाई जाती है कहाँ, तो छोटी आंत की अंदरूनी दीवार पर। विस्तृत जाल सही है। सतही क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर स्क्वायर तक, 80 मीटर स्क्वायर तक इसका क्षेत्रफल मानव इंसानी फेफड़ा का क्षेत्रफल होता है। इसकी भित्तियां पतली होती है, बिल्कुल सही। और ये अंगुलीनुमा संरचना बिल्कुल नहीं, यह विलाई का है, इसका नाम विलाई है, जो कि छोटी आंत की अंदरूनी दीवार पर होता है। अगला प्रश्न, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर गैसीय विनिमय होता है? थैलेकोइड, रंध्र, क्लोरोफिल या ग्रेनाद? इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए तलाश करते हैं। सही जवाब का रंध्र है। रंध्र क्यों है? रंध्र ही वह पत्तियों का हिस्सा होता है जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है और जिससे वाष्पोत्सर्जन होता है, और पौधों की कोशिकाओं की द्वार कोशिकाएं इसमें होती हैं और इसी की वजह से पौधे सांस ले पाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? समजातीय श्रेणी से हर शिफ्ट में आपका सवाल पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हेक्सेन का अगला सदस्य कौन है? हेप्टेन, पेंटेन, पेंटिन या हेप्टिन? तो इसका सही जवाब की तलाश में हम लोग चलते हैं। सही जवाब इसका क्या है? तो सही जवाब कहता है हेप्टिन। कैसे है वो हम लोग देखते हैं, अगर गलत भी है तो भी हम लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। तो अगर हम लोग हेक्सेन का सूत्र हम लोग लिखते हैं, तो जो हेक्सेन जो होता है इसका क्या सूत्र हो जाएगा? हेक्स मतलब 6 और एन यानी सिंगल बॉन्ड यानी CnH2n, यानी सी आपका हो जाएगा 6 और 2 गुना से 2 अधिक यानी 6 दूनी 12 और 2 14। अब इसी का जो अगला मेंबर होगा, यानी इसमें हम लोग CH2 जोड़ेंगे तभी तो समजातीय श्रेणी होगा। तो अगला मेंबर देखिएगा, कार्बन आपका कितना जुड़ रहा है? तो 6 और 1 7। हाइड्रोजन 14 और 2 कितना हो रहा है? 16। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आपका हो जाएगा हेप्टेन, न कि हेप्टिन। इसका मतलब आपका जवाब ये होना चाहिए। कहीं ना कहीं यह जवाब रेलवे के द्वारा गलत दिया गया है। ऐसे सवाल में आप क्लेम भी कर सकते हैं। खैर बहरहाल कोई बात नहीं, हम लोग सीखने आए हैं सही जवाब। तो ये सही जवाब आपका क्या होगा? तो हेप्टेन होगा। समजातीय श्रेणी में किसी भी दो लगातार के बीच CH2 का अंतर होता है। अब देखिए अगर हेप्टिन की बात करते हैं तो हेप्टिन आपका क्या होगा? C7H14। तो बताइए कि इन दोनों में क्या CH2 का अंतर है? यहाँ तो केवल C का अंतर है, CH2 का अंतर नहीं है, इसीलिए आपका ये जवाब नहीं होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84, ये सेट का 22वां। कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे मामलों में डॉक्टर IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं। IVF के गलत का चयन कीजिए। युग्मनज को बाहर रखा जाता है, उसका विकास एक परखनली में होता है। युग्मनज बनता है, उसे 1 सप्ताह बाद गर्भाशय में रखा जाता है। अंडाणु शुक्राणु का संलयन शरीर के बाहर होता है। पूर्ण विकास गर्भाशय में ही होता है। आपको गलत का चयन करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका गलत जो है वो युग्मनज को बाहर रखा जाता है, उसका विकास परखनली में होता है। ये चीज़ आपका गलत है और बाकी जो है वो आपका सही है। संलयन शरीर के बाहर होता है, पूरा विकास गर्भाशय में ही होता है। युग्मनज बाहर बनाया जाता है, उसके बाद फिर यानी जाइगोट जिसको बोलते हैं, 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है और उसका विकास परखनली में नहीं होता है। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रिक हीटर 220 वोल्ट 2200 वाट पर रेट किया गया है। इसका न्यूनतम रेटिंग जो होगा फ्यूज तार का वो कितना होगा वो आपको बताना है, यानी न्यूनतम रेटिंग इस फ्यूज तार का। तो देखिए फ्यूज तार का रेटिंग आपको किस में निकालना है? एम्पियर में। और आपका क्या होता है? P बराबर होता है आपका VI। तो P बराबर VI। P आपका पावर कितना है? तो पावर है आपका 2200 और V आपका कितना है? तो 220 और I आपको निकालना है। तो देखिए ये कटा 22 से आपका कट गया तो 10 आया। तो I का मान कितना निकला? तो 10 एम्पियर। वही आपको जवाब आपको दिख भी रहा होगा कितना? तो 10 एम्पियर आपको जवाब आपको नजर आ गया होगा। तो 220 वोल्ट का 2200 वाट पर रेटिंग करेंगे तो 10 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे तभी वो कटेगा टाइम से, और नहीं तो कटेगा भी नहीं। इसमें भी आपका आंसर विजिबल है। चलिए कोई बात नहीं। प्रेरित धारा, प्रेरित विभवांतर का इकाई। विभवांतर चाहे प्रेरित हो या नहीं प्रेरित हो, कुछ भी हो, विभवांतर का आपका वोल्ट ही होगा। अगला प्रश्न, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश
का किस घटक का विचलन अधिक होता है? तो देखिए, जब हम लोग प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंगों में बट जाता है। 7 रंगों में क्या है? V, I, B, G, Y, O और फिर R। तो सबसे कम विचलन जो है वो आपका किसका होता है, यही आपको बताना है। सबसे कम विचलन, वो सबसे अधिक पूछा है, तो सबसे कम विचलन आपका रेड का, और सबसे अधिक विचलित कौन हुआ? तो सबसे अधिक आपका वॉयलेट यानी बैंगनी हुआ। यही चीज तो आपसे पूछा गया था, वो आपका ऑप्शन में भी मौजूद है। यही रहा आज का आपका 25 क्वेश्चन का सेट, और 25 क्वेश्चन आपने किया। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। कोई सवाल में डाउट हो या कोई सवाल आपको रॉन्ग लगे तब भी आप ज़रूर बताएं। तो हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेट के साथ अगले वीडियो में, नए रूप में। अगला शिफ्ट का सवाल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।